हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यूनिट 6 के कुछ सब टॉपिक आज हम कवर करेंगे। बहुत डिटेल वीडियो नहीं होगी, लेकिन जो भी हम स्टडी करेंगे वो हमारे एग्ज़ाम के पर्पस से इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है? पॉलिसी पता है आपको, नीति होती है कि नीतियों का निर्माण ही किया जाता है उस क्षेत्र में, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, किन उद्देश्यों को लेके आगे बढ़ना है, वो चीज़ें उसमें वर्णित की जाती हैं। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है तो इंडस्ट्री के बारे में होगी। सो किसी देश की औद्योगिक नीति वह नीति है जिसका उद्देश्य उस देश के निर्माण, उद्योग का विकास करना है, उसे वांछित दिशा देना होता है। ठीक है, तो औद्योगिक नीति का अर्थ सरकार के उन निर्णयों एवं घोषणाओं से है जिसमें उद्योगों के लिए अपनाई जाने वाली नीतियों का उल्लेख होता है। तो इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में तीव्र आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक नीति की घोषणा करना आवश्यक समझा गया और भारत सरकार ने 6 अप्रैल 1948 को, जो उस समय तत्कालीन उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सो उनके द्वारा ही मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर ये जो नीति है वो तैयार की गई थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है जहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, उसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो पहले हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वो 6 अप्रैल 1948 थी। और इसके बाद आप जानते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं आई, जिसमें प्रथम में कृषि पे ज़्यादा जोर दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पे कल कारखानों पे ज़्यादा दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे इंडस्ट्री जो है वो खुले थे ताकि देश का जो डेवलपमेंट हो। जब देश का डेवलपमेंट इस क्षेत्र में होगा, इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो रोज़गार प्राप्ति होगी, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, फिर ह्यूमन जो है वो उनका जीवन स्तर बढ़ेगा। और जब ये सब चीज़ें होती हैं तो वो खुशहाल होगा, फिर हमारा इस तरीके से जो है नेशनल इनकम बढ़ेगा, तो ये जो होगा देश का विकास होता है। अगला देखते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ जो है उनका किस तरीके से और आगे विकास हुआ, क्योंकि एक चीज़ बन जाने के बाद से ऐसा नहीं है कि उसमें सारे गुण होते हैं, तो उनमें हमेशा कुछ ना कुछ संशोधन किए जाने आवश्यक होते हैं। अगला जो है वो बना था 1956 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो कि कहता है कि हैवी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना ताकि औद्योगिकरण की गति में तीव्र वृद्धि करना, वही जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आती है। सार्वजनिक क्षेत्र, लघु कुटीर उद्योग का विकास करना, एकाधिकार एवं आर्थिक सत्ता के संकेंद्रण को रोकना, वही मोनोपोली को रोकना है कि सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है कि सरकार ही इंडस्ट्रीज लगाए, भाई प्राइवेट सेक्टर भी लगाए। रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना, श्रमिकों के कार्य करने की दशाओं में सुधार करना आदि चीज़ें जो है वो इस नीति में अपनाई गई। 1980 में आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो उसने सोचा कि कंपटीशन बढ़ाना चाहिए, प्रतिस्पर्धा, तो घरेलू नियंत्रण जो है उसको हटाना पड़ेगा और इसकी आवश्यकता महसूस की गई। लेकिन जैसे कि विदेशी निवेश हो, FDI वगैरह आए, लेकिन सिर्फ विचार ही होता रहा, तो अभी कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया चेंज जो है, सुदृढ़ नीति नहीं बन पाई थी। तो आया फिर जो है 1991 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको LPG मॉडल मतलब कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसमें कि उदारवाद को वो किया गया और प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिले, और ग्लोबल वही चीज़ें हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट हो। जब बाहर से के लोग यहाँ पे आएंगे, दूसरी कंट्रीज़ दूसरे यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे और रोज़गार बढ़ेगा, इंडस्ट्री डेवलप होगी, जो कि चीज़ें आप ये सब जानते हैं। तो इन चीज़ों का इसमें बहुत ख्याल रखा गया। तो इसमें जो है वो सुदृढ़ नीति की संरचना की गई, लघु उद्योगों का भी विकास हो। ठीक है, कुटीर उद्योग अलग होते हैं, लघु उद्योग अलग होते हैं, और बड़े लेवल पे जो इंडस्ट्रियल उद्योग होते हैं। आत्मनिर्भरता बढ़े, एकाधिकार की समाप्ति हो, जो मोनोपोली है उसको ख़त्म किया जाए, एंड श्रमिकों के हितों का संरक्षण, विदेशों से विनियोग हो, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका बढ़े। तो कुछ उद्देश्य जो हैं और पॉलिसी, इस पॉलिसी के द्वारा इनको सुधार करना समझा गया ज़रूरी। जैसे कि 1991 में जो है, पहले क्या था कि 17 क्षेत्र जो आरक्षित थे, अभी लेकिन इनको कम कर दिया। जैसे आरक्षित का मतलब होता है कि ऐसे क्षेत्र उस पर सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट द्वारा इंडस्ट्रीज लगा के वो काम कर सकते हैं, लेकिन अभी बस
परमाणु और रेलवे जो है इस क्षेत्र में है। फिर लाइसेंस जो है वो पहले लेना पड़ता था किसी उद्योग को जो है शुरू करने के लिए, तो लाइसेंस लेने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। लोग इस वजह से भी फैक्ट्रीज लगाने में, इंडस्ट्री खड़ा करने में आनाकानी करते थे। तो इन नीतियों को बदला गया और अभी जो है वो सिर्फ 5 क्षेत्र में, जैसे कि पहले 18 प्रकार के उद्योग थे जिनमें आपको लाइसेंस लेना ज़रूरी था, लेकिन अभी जो वो 5 क्षेत्र कर दिए गए। कौन कौन से? जैसे कि शराब है, लिक्विड, कुछ ऐसे अल्कोहल बेस्ड जो भी प्रोडक्ट हैं उनको बनाने के लिए, तंबाकू जो हो गया, फिर विस्फोटक जैसे कि माचिस हो गया, गन पाउडर हो गए, ये थोड़े बहुत एग्जांपल्स हैं। और फिर खतरनाक रसायन जो होते हैं, और रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक एयरो स्पेस जो होते हैं। आपको पता है कि रक्षा जो हमारा है, इलेक्ट्रॉनिक एयर स्पेस में जो भी चीज़ें होती हैं, तो उन सब को बनाने के लिए आपको लाइसेंस होनी ज़रूरी है। बाकी सब चीज़ों को भी ये आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो काफ़ी चीज़ों को हटाया गया। जो भी 1970 की जो मोनोपोली थी उसको हटाया गया और बहुत सारे नए नए जो है एक्ट वगैरह लाए गए ताकि भारत में भी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सके और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा विदेशी हो सके। तो इन्हीं सब डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए मेक इन इंडिया जो 25 सितंबर 2014 को एक स्कीम जो है वो लॉन्च करा गया था। तो इसका टारगेट क्या है कि 2022 तक हमें क्या करना है कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है ताकि बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े एंड ग्लोबल कंपटीशन में इंडिया भी आए। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट क्या करना था कि 12.14% होना चाहिए, 100 मिलियंस जॉब मिले, जीडीपी जो है वो 25% तक बढ़ाना है। तो इस मेक इन इंडिया के कुछ ऐसे जो है वो एम्स रखे गए थे। लेकिन अभी आप जानते हैं कि जो भी चीज़ें हमारे वर्तमान में चल रही हैं जिस वजह से हर पूरे विश्व की ही जीडीपी या फिर डेवलपमेंट ये सब चीज़ें बिल्कुल गड़बड़ा गई हैं। तो देखते हैं कि ये सब चीज़ें कब सुधरती हैं। बाकी मेक इन इंडिया का जो पर्पस था वो आपको। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लेबर एंड जेंडर। सो जेंडर का मतलब यही होता है कि सामाजिक एक अवधारणा है, ये बायोलॉजिकल नहीं होती है। समाज ने बोल दिया है ऐसा कि लैंगिक आधार पे भेदभाव किए जाते हैं। तो लैंगिक सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है महिलाओं को? ताकि जो उनके साथ जो व्यवस्था में लैंगिक भेदभाव किए जाते हैं वह ना हो और हर क्षेत्र में समान अधिकार मिले। उनके साथ शारीरिक बनावट या फिर उनको कह देना कि आप मानसिक रूप से कमज़ोर होती हैं, शक्ति नहीं होता है, आपके लिए ये काम बना है, आपके लिए ये काम नहीं बना है। तो इन चीज़ों को जो है वो वर्क प्लेसेस पे आप मत प्रमोट करिए। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ तो इसी को कहते हैं हम जो है वो लैंगिक असमानता। और आज वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे वर्क्स होते भी हैं, संस्थाएं हैं, एनजीओज़ बने हैं, बहुत सारे लॉ हैं। और अब महिलाएं जो है हर क्षेत्र में फाइटर जेट प्लेन्स उड़ा रही हैं, मतलब जहाँ पे रक्षा में उनका भागीदारी बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो अपवाद के रूप में सामने आ रही हैं, ये चीज़ें कम हो रही हैं। बट फिर भी हमारे वहाँ अभी भी इतनी भागीदारी उनकी राजनीति के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में नहीं है जितनी की होनी चाहिए। तो इसी बेस पे एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो रिलीज़ करता है एक इंडेक्स जिसको कहते हैं जेंडर गैप इंडेक्स, 2019 में आया था। तो इसमें जो है अभी इन्हीं सब चीज़ों की भागीदारिता के बेस पे ही इसका जो है वो पब्लिश किया जाता है। तो इसमें इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है और उसका अभी जो करंट में जो उसका प्लेस है वो 112 है, 112वां पोजीशन उसका है। और आइसलैंड, नॉर्वे एंड फिनलैंड जो है इसमें बहुत ज़्यादा मतलब फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे हैं। यहाँ महिलाएं जो हैं वो पॉलिटिकल, यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर, इकोनॉमिक मिनिस्टर जो हैं वो चीज़ें जो ज़्यादा महिलाएं हैं, ठीक है। तो इस बेस पे भी है, सिर्फ इसी बेस पे नहीं, हर क्षेत्र की बात होती है। सो लेबर एंड जेंडर के लिए कुछ देखते हैं कि एक्ट्स बनाए गए हैं। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, जिसमें कि न्यूनतम मतलब समान काम समान वेतन अधिनियम है। इसकी किसी को भी, चाहे वो बच्चा हो रहा है, अगर उससे वो काम कर रहा है, चाहे वो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, अगर वो समान काम है, अगर पढ़ाना है, 10th तक के बच्चों को पढ़ाना है, तो जो सैलरी आपको 50,000 मिलती है तो वही महिलाओं को भी मिलेगी, ठीक है। तो समान हमें काम है, समान वेतन मिलना है। और ये एक्ट जो है वो 1976 में बना था और ये मैन और वुमेन के इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे करने की मांग करता है। दूसरा जो है वो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ये जो हमारी
पॉलिसी बनी थी 6 अप्रैल 1948 में, तो उसमें मिनिमम वेजेस की बात की थी कि न्यूनतम मजदूरी निर्धारित होनी चाहिए कि हाँ, न्यूनतम मजदूरी होनी क्या चाहिए, 1 दिन की या 8 घंटे की, 9 घंटे की। ऐसे तो आपसे कोई भी काम करवा ले पूरे दिन और आपको कुछ फिक्स ही ना हो, ठीक है। तो फिक्स होना चाहिए कि आपको 1 दिन की मजदूरी न्यूनतम आपकी क्या होनी चाहिए। दूसरा है मटर्निटी बेनिफिट एक्ट जो है 1961 को, मातृत्व लाभ अधिनियम, कि इसमें जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको उस समय लीव दिया जाता है और उस समय की सैलरी भी उनको दी जाती है कुछ जो है, ताकि इनको जो है इनकी जो है सशक्तिकरण को बढ़ाया जा सके। और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं, बट ये जो है वो इम्पोर्टेंट। अगला जो है वो है चेंजिंग नेचर ऑफ लेबर रिलेशंस। सो लेबर, किसी भी इंडस्ट्री को स्थापित करने से पहले जैसे कि 4 जो बहुत मुख्य होते हैं, क्या, भूमि, पूंजी, भूमि, पूंजी, श्रम और एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब साहसी, इनकी ज़रूरत होती है। तो कोई भी पहले तो इंडस्ट्री का मतलब ही होता है कि कोई ऐसा बिजनेस, ट्रेड हो गया, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चर, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है और उसके लिए वो एम्प्लॉयर्स को बुलाते हैं, इंक्लूड्स एनी कॉलिंग सर्विस, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन ऑफ वर्कमैन। तो इंडस्ट्री इन सब चीज़ों से बनी होती है और जहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स में लोग काम करते हैं। तो जब वो काम करते हैं तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि उनका इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया जाए अच्छा खासा, उनको मतलब जो भी वेजेस दिए जा रहे हैं वो सही हो, कंपनसेशन की व्यवस्था हो, उनको दुर्घटना आदि के लिए, मतलब हर क्षेत्र में उनके जो भी है हित का ध्यान रखा जाए। तो जब वही हितों का टकराव होता है, जब या तो कंपनी का ओनर जो हुआ या फिर एम्प्लॉयर्स जो हुए, उनमें हितों का टकराव होता है और मेनली इनमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच होगा, एम्प्लॉय के बीच होगा, ये एम्प्लॉयर के बीच में होगा। तो रिलेशंस इन्हीं के बीच में तो होते हैं। तो जब इन सब को अपने अपने हितों की रक्षा करने के लिए ये आवाज़ उठाते हैं कुछ चीज़ें जो हैं वो ठीक है एक्सेप्टेबल होते हैं कि हाँ हम उनको स्वीकार कर सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं होते हैं, तो उन्हीं को लेके टकराव होता है। तो इसको हम इन्हीं सब टकरावों को दूर करने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है 1947 में बना था और इसमें ये बोला गया था कि कोई भी मतलब डिस्प्यूट होगा तो एक कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी, ताकि आपकी तरफ यूनियंस आप बना सकते हैं, यूनियन की तरफ से कुछ लोग होंगे, प्रतिनिधि करेंगे कंपनी की तरफ से, ताकि डिस्प्यूट को पाटा जा सके। क्योंकि डिस्प्यूट होगा, हड़ताल करेंगे, तोड़फोड़ किया जाएगा तो इंडस्ट्री प्रभावित होगी तो वहाँ का राज्य प्रभावित होगा, फिर नेशन प्रभावित होगा। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को निपटने के लिए 1947 का एक्ट जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है वो बनाया गया। नेक्स्ट कुछ और एक्ट्स देखते हैं, जिसमें है कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ट्रेड यूनियन एक्ट। यूनियन एक होना ज़रूरी समझा गया ताकि किसी तरीके से अगर बिजनेस किया जा रहा है तो उसमें जब भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, वही डिस्प्यूट होगा, तो हमें एक संघ बनाने की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो जहाँ भी 7 से ज़्यादा वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, वो अपने उसको लेके प्राइमरी जो नीड्स हैं, पर्पसेस हैं, उनको लेके जो है वो एक यूनियन बना सकते हैं और स्ट्राइक वगैरह कर सकते हैं ताकि अपनी मांगों को वो रख सकें। नेक्स्ट जो है वो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट है 1946 में। तो ये क्या कहता है कि अगर मान लीजिए हम कहीं पे भी जॉब करने जाते हैं तो अगर हमें सेलेक्ट कर लिया जाता है लेकिन फिर उनकी अपनी मनमानी हो, ठीक है, वो हमें 2 दिन बाद से ही काम से निकाल दें, या फिर हमें ज़्यादा हमसे वर्क का मतलब टाइम लें, 4 घंटे अगर काम करवाने हैं तो वो हमसे 8 घंटे करवाएं, क्योंकि हमारे पास कुछ भी रिटेन में नहीं होगा, या फिर हमें वो हर जगह हर फैक्ट्री में वो चीज़ पॉलिसीज़ लागू नहीं होंगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 में आया कि रिटेन में हर काम हो, ठीक है, और जो भी कंडीशंस ऑफ सर्विसेज की जो भी कंडीशंस है वो हर जगह यूनिफॉर्मिटी हो। अगर एक जगह अगर कोयले की कुछ फैक्ट्री लगाई गई है तो वही जो भी वहाँ की पॉलिसी है, फैक्ट्रीज पॉलिसी जो है वो हर जगह लागू हो कि 8 घंटे हर जगह काम करवाए जाते हैं, न्यूनतम मजदूरी सबके लिए डिफाइन होती हैं, सबके लिए इन्वायरमेंट हमें सुविधा प्रदान करना है कि कैसे उनसे काम करवाना है, ठीक है, इंडस्ट्रियल शांति बनी रहे, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वगैरह ये सब चीज़ें जो है वो तय होनी चाहिए, ताकि एक बार अगर हम सेलेक्ट हो जाते हैं, लेबर वगैरह कोई भी है, चाहे वो बड़े लेवल का या छोटे लेवल का, तो फिर उनमें परिवर्तन ना हो सके, जिससे एक
वो वर्ग जो है, मतलब लेबर वर्ग जो है वो भटकना ना पड़े। तो ये सब पॉलिसीज़ बनाई गई ताकि लेबर और इंडस्ट्री के बीच में काफ़ी कुछ जो है वो अंडरस्टैंडिंग रहे और अधिकारों का हनन ना हो। नेक्स्ट जो है वो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है, वही जो है मतलब कंपनसेशन देना ज़रूरी है 1923 में। बोनस एक्ट 1965 एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 में बनाई। तो ये कुछ छोटा सा एक्सप्लेनेशन था। मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा और आपकी हेल्प ज़रूर होगी। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।